अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अदनान स्केरी स्टोरीज। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे और जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। ये मेरी दुआ आप लोगों के लिए और मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करे। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज मैं आपसे 3 स्टोरीज शेयर करने वाला हूँ। पहली स्टोरी हमें मुनीर ने, दूसरी स्टोरी अनीस ने और तीसरी स्टोरी हमें शहरियार ने शेयर की। तीनों स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टोरीज को लास्ट तक सुनिएगा। तो जल्दी से लाइट्स ऑफ कर लें, हैंड फ्री लगा के आंखें बंद कर लें, क्योंकि ये स्टोरीज आपको इमेजिनेशन में ले जाने वाली हैं। चलते अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मेरा नाम मुनीर है और मैं इस्लामाबाद से हूँ। ये बात 2000 से 2005 के दरमियान की है। तब वो काफ़ी यंग थे, मैरिड थे और टैक्सी चलाते थे। हमारा फैमिली बिजनेस गाड़ियों की सेल परचेज का, तो वो इधर पिंडी इस्लामाबाद में ही टैक्सी चलाते थे। तो होता यूं है कि रात को तकरीबन 11 बजे के करीब इन्हें एक राइड मिलती रावलपिंडी फैसलाबाद से। चाचू देखते हैं कि वहां पर 3-4 टैक्सी ड्राइवर थे, लेकिन वो उसे लेकर नहीं जा रहे थे। वो आदमी 3-4 लोगों के पास बात करने के लिए गया, लेकिन कोई भी इसे ले जाने के लिए रजामंद नहीं था। फिर वो चाचू के पास आता है और कहता है कि मैंने 22 मल जाना, जो मरी जाने का एक पुराना रास्ता। ये जगह वहां पर आती है। चाचू को बास चीजों का पता था और बास चीजों का पता नहीं था। खैर चाचू इसे ले जाने के लिए हामी भर लेते हैं, उससे किराया तय करते हैं। चाचू को शायद उस जगह के बारे में पता नहीं था। वो मरी के बारे में तो जानते थे, लेकिन जो बाकी टैक्सी ड्राइवर थे इन्हें इस जगह के बारे में इल्म था, जिस वजह से वो मना कर रहे थे। चाचू उसके साथ 1800 किराया तय करते। उस टाइम ये अच्छी खासी अमाउंट होती थी, क्योंकि गाड़ी आने जाने में सिर्फ 500 का ही खर्चा करती थी। खैर वो आदमी मान जाता है और किसी किस्म की बहस नहीं करता। इतना सामान गाड़ी की पिछली सीट पर रखता है और चाचू के साथ आगे बैठ जाता है और वो लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो रास्ते में चाचू को थोड़ा शक हो जाता है कि कहीं बीच में इसके कोई आदमी ना खड़े हो कि मेरी गाड़ी छीन ली जाए या फिर मेरी जान को खतरा हो। तो चाचू के देखने के अंदाज से वो आदमी इनसे मुखातिब होकर कहता है कि आपको डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जैसा समझ रहे हैं आजकल वैसा हो तो रहा है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं एक फौजी जवान हूं और छुट्टी से घर वापस जा रहा हूं। तो चाचू मुतमईन हो जाते हैं और रास्ते में इनकी काफी गपशप होती है। फिर चाचू इनसे पूछते हैं कि टैक्सी ड्राइवर आपको क्यों नहीं ले जा रहे थे। तो उसने कहा कि इसकी एक वजह है जो मैं आपको थोड़ी देर तक बताऊंगा। खैर इधर उधर की बातें होती रही, लेकिन वो आदमी वजह नहीं बता रहा था। चाचू भी सेहत में अच्छे खासे जवान थे, तो इन्हें भी किसी चीज का खतरा नहीं था। खैर सफर जारी रहता है और रात के जब 12:30 बजते और 22 मील के करीब ही जब वो पहुंच जाते हैं, फिर जब वो एक मखसूस जगह क्रॉस कर जाते हैं, तो आदमी चाचू से कहता है अब मैं आपको बताता हूँ कि वो टैक्सी ड्राइवर मुझे लेकर क्यों नहीं जा रहे थे। वो बताते हैं कि अभी हम जो पहाड़ गुजर कर आए हैं 22 मील से पहले, यहाँ के मकामी लोग उसको जिन पहाड़ी कहते हैं। तो हमारा मानना है कि यहाँ पर कोई ऐसी कुव्वत है जो रात के 12 बजे के बाद किसी को आर पार नहीं आने जाने देती। वो इसको नुकसान पहुंचाती और इसकी जान को खतरा होता है। तो ये वजह थी कि वहां के जो टैक्सी ड्राइवर और मकामी लोग थे वो मुझे यहाँ लेकर नहीं आ रहे थे। तो शायद आपको इस बात का पता नहीं था और इस मखसूस टाइम से पहले हमने ये रास्ता भी क्रॉस कर लिया, लिहाजा अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ से थोड़ा आगे मेरा घर है और आप मेरे घर चलें और हमारे पास ही रात क़याम करें, क्योंकि वापसी आपके लिए जाना खतरे से खाली नहीं हो। चाचू इसकी बात सुन लेते हैं और इसको घर ड्रॉप करते हैं।
तो इस लड़के की वालदा दरवाज़ा खोलती हैं, अपने बेटे को प्यार करती हैं और इसके सर पर बोसे देती हैं। चाचू भी इन दिनों में जवान थे और लड़के से ही थे, तो वो इनके सर पर प्यार करती हैं और चाचू से मुखातिब होकर कहती हैं कि बेटा आपके लिए चारपाई बिछा दी है, आप यहाँ आराम करें, खाना वगैरह खाओ और सुबह चले जाना। इस टाइम जाना खतरे से खाली नहीं है। मेरे चाचू देसी मिजाज के आदमी थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं माँ जी, मुझे मेरे उस्तादों ने ये बात नहीं सिखाई कि मैं रात को कहीं पर क़याम करूं, लिहाजा अल्लाह के सुपुर्द मैं चलता हूं, आप मुझे इजाज़त दें। तो वो आदमी अपनी खुशी से चाचू को 2200 दे देते हैं। मुझे कोई लेकर नहीं आ रहा था, आपने मुझे खैरियत से मेरे घर पहुंचाया है। खैर चाचू अल्लाह का नाम लेते हैं और वहां से वापसी के लिए रवाना हो जाते हैं। वो अपनी गाड़ी के शीशे वगैरह ऊपर करते हैं और दरवाज़ा लॉक कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम था। बस एक शीशा थोड़ा सा नीचे रखते हैं, क्योंकि मेरे चाचू सिगरेट पीते हैं, तो इन्हें किसी बुजुर्ग ने बताया था कि ये चीज़ें लोहे और आग के शोले से डरती हैं, तो लिहाजा वो सिगरेट बुझने नहीं देते और एक के बाद एक सिगरेट लगा लेते हैं। और जो दुआएं वगैरह इन्हें आती थीं वो पढ़ते हुए इस रास्ते से गुजर रहे थे। तो जैसे ही वो इस पहाड़ी के करीब पहुंचते हैं तो इन्हें महसूस होता है कि इनके गाड़ी पर एकदम से वजन आ गया। वहां पर कोई इतनी ज्यादा चढ़ाई भी नहीं थी, लेकिन गाड़ी अच्छी खासी भारी हो जाती है। गाड़ी के गियर डाउन करते हैं, गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं, मगर वजन बढ़ता ही जा रहा था। मगर वो भी हार नहीं मानते और ना ही डरते। पता तो इन्हें चल ही गया था कि वो जिस चीज का इलाका था वो चीज वहां आ चुकी है। बहरहाल वो गियर डाउन करते हैं और किसी भी तरह से गाड़ी को बंद नहीं होने देते, जबकि वो चीज पूरी कोशिश कर रही होती थी कि इसको यहां से रोकूं और नुकसान पहुंचाऊं। लेकिन चाचू गाड़ी नहीं रोकते और स्लो स्लो चलते रहते हैं। गाड़ी का अच्छा खासा जोर लग रहा था। रात के सन्नाटे में गाड़ी के इंजन की आवाज अच्छी खासी गूंज रही थी। गाड़ी की पूरी ताकत लग रही थी। वो चीज अपना वजन इस तरह से बरकरार रखे हुए थी। और फिर जैसे ही चाचू इस पहाड़ी को क्रॉस करते हैं, एकदम से वजन गाड़ी के ऊपर से हट जाता है और गाड़ी से कुछ फासले पर वो चीज गाड़ी के बिल्कुल सामने आ जाती। बकौल चाचू के कोई अच्छा खासा जिसामत वाला हेवला नुमा चीज थी, जिसका चेहरा वाज़ा नहीं होता, क्योंकि चाचू ने गाड़ी का एक शीशा थोड़ा सा डाउन किया हुआ था। तो उन्हें आवाज आती है, तुम अल्लाह के मानने वाले हो, इसलिए बच गए, वरना यहां से मैं किसी को जाने नहीं देता। पर जैसे ही वो इस एरिया से बाहर आते हैं तो गाड़ी अपनी नॉर्मल हालत में आती और रेस पकड़ लेती। इस तरह उनकी जान बच जाती। तो ये एक छोटा सा वाकया था। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने चैनल पर लाजमी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, मेरा नाम अनीस है और मैं सऊदी अरब के शहर जद्दा में रहता हूँ। मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि मैं रोज़ाना नमाज पढ़कर 5 बजे अपनी ड्यूटी पर चला जाता था, लेकिन एक दिन मेरी छुट्टी थी और मैं घर पर ही था, जो तकरीबन वहाँ 20 साल से था, और वो खाना वगैरह बनाकर वर्कर्स को सेल करता था, क्योंकि सऊदी अरब में होटल थोड़े महंगे, तो वो खाना सस्ते में बनाता था, जिससे उसका भी रोजगार चलता रहता था और वर्कर्स को भी सस्ता खाना मिल जाता। जहां हम रहते थे वो 2 कमरे का मकान था और इसके आगे खुला सहन था। वो 20 साल से इस मकान में रह रहा था, जबकि मैं पिछले 5 साल से वहीं पर हूं। तो जिस दिन मैं घर में था उस दिन वो गोश्त लेकर आया जो उसने पकाना था। तो इसने मुझे कहा कि अनीस यार, आज तुम घर पर हो तो इधर आकर मेरे साथ गोश्त कटवाओ। इसका नाम चचा इरफान था। वो बिरयानी बना रहा था, तो मैं इसके साथ गोश्त कटवाने लग गया। तो इस गोश्त में से जो फालतू गोश्त निकला, इसने मुझे बोला कि ये गोश्त बिल्लियों को डाल दो।
सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ हैं, आप जिस शहर में भी चले जाओ। हमारे सहन में हमारा एक फ्रीज़र पड़ा होता था, तो मैं पिछले 3-4 साल से एक बिल्ली को मुसलसल इस फ्रीज़र पर बैठा देखता था। वो 5-6 फीट लंबा फ्रीज़र था। तो उस दिन मैंने डब्बे में फालतू वाला गोश्त लेकर वहां से गुजर रहा था, तो मैंने इस बिल्ली को ऐसे ही बोल दिया कि गोश्त खाओगी, तो उसने आगे से म्याऊं कर दिया। तो मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया और मुझे इस बात पर थोड़ी हंसी भी आई कि इसको कैसे समझ आ गया कि मैंने इससे कुछ पूछा है। फिर मैंने सोचा कि शायद इसको स्मेल आ गई हो, क्योंकि बिल्लियों की सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है। मैंने बाहर वाला दरवाज़ा खोला और बिल्लियों को आवाज़ दी, तो वो सारी बिल्लियां भागकर मेरे पास आ गई। तो मैंने सारा गोश्त इनके आगे फेंक दिया, लेकिन जो बिल्ली फ्रीज़र पर बैठी थी, मैंने इसको गोश्त नहीं दिया। फिर दूसरे दिन भी वो घर रहा और इस दिन भी ऐसा ही हुआ। फिर मैं बचा हुआ गोश्त लेकर जा रहा था तो और वो बिल्ली उधर ही थी। मैंने फिर पूछा तो इसने फिर म्याऊं की आवाज़ दी। तो मैंने इसे ऐसे ही कह दिया कि अब इधर आ जाओ, मैं आपको बाहर गोश्त डालता हूँ, इधर नहीं डालना। मैंने बिल्कुल ऐसा ही बोला था। तो मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगा। वो फ्रीज़र से उठकर दीवार पर आई और फिर दीवार पर चलती हुई दरवाजे तक आई और दरवाजे से नीचे उतरी। भाई वो ऐसा मंजर था कि एक साइड पर 19-20 बिल्लियां थीं और एक साइड पर वो अकेली बिल्ली। तो मैंने इसके सामने गोश्त डाला। बाकी बिल्लियों में से कोई बिल्ली भी इसके पास नहीं आई कि इसके साथ लड़कर गोश्त छीन ले। तो मैंने जैसे ही इसे गोश्त नीचे डाला तो उसने नहीं खाया, बस एक दफा सूंघा और उसने वो गोश्त छोड़ दिया। तो मैं अंदर गया और वो भी अंदर आ गई और फिर से उसी फ्रीजर पर आकर बैठ गई। मैंने ये सोचा कि शायद इसने कहीं बाहर से खा लिया होगा, जबकि जो गोश्त मैंने बाहर डाला था बाद में दूसरी बिल्लियों ने उसे खा लिया। उससे अगले दिन भी मैं घर में था, तो मैंने सोचा कि शायद कल मैंने गंदी जगह पर गोश्त डाला था तो इसलिए इसने नहीं खाया। मैंने इसे दोबारा पूछा कि क्या गोश्त खाना है, तो इसने फिर से म्याऊं की आवाज दी और फिर उस तरह से काफी दिन गुजर गए उसे गोश्त डालते हुए। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने काम पर चला गया और मैं इसे गोश्त नहीं डाल सका। तो रात को जब वो सो रहा था तो अचानक मुझे अपने सीने पर भारीपन महसूस हुआ। मैंने आंखें खोलकर देखा तो एक रिच का बच्चा मेरे सीने पर बैठा हुआ था। वो बिल्कुल ब्लैक था और इसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल थी। तो मैं इसे देखकर डर गया और जल्दी जल्दी लड़कों को आवाज दी कि लाइट ऑन करो। इन्होंने लाइट ऑन की और मुझसे पूछा कि क्या हुआ। तो मैंने इन्हें कहा कि अभी यहां पर कोई था। तो सब लड़के बोलने लगे कि हम लोग इतने इतने टाइम से यहां रहते हैं, हमने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा, तुम झूठ बोल रहे हो। यार मैं भी डरते डरते सो गया कि शायद मेरा वहम हो या मैंने कोई ख्वाब देखा। मुझे सोए हुए अभी 1-2 घंटे ही गुजरे थे कि वो बिल्ली की शक्ल में कमरे में आकर बैठ गया। मैं नीचे सोता था, मेरे साथ एक चारपाई थी और वो उसके नीचे आकर बैठ गया। उसने बोला कि अनीस बाहर आओ, मुझे आपसे काम है। ये सुनकर मैं काफी डर गया और मुझे बहुत ज्यादा पसीने आने लगे। हालांकि कमरे में एसी चल रहा था, हमारे रूम में इतनी ठंड होती थी कि कंबल लेकर सोना पड़ता था। रात के 1 बजे का टाइम था। मैं डरते डरते रूम से बाहर निकला। हमारे सहन में एक कुर्सी पड़ी होती थी। मैं देखता हूं कि एक बूढ़ा शख्स जिसका कद 3-4 फीट था, बहुत लंबी दाढ़ी और इसके आईब्रो इसकी आंखों के आगे आए हुए थे, और उसने मुझे बोला कि अनीस आज आप मुझे गोश्त डालना भूल गए। तो मैंने डरते डरते इसे पूछा कि आप कौन हो। तो इसने कहा कि पहले मेरी बात का जवाब तो दो, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उसको बताया कि मैंने गोश्त इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैं काम पर चला गया था, मेरे लिए काम भी जरूरी है। तो इसने मुझे बोला कि तुम
काम पर जाओ या ना जाओ, लेकिन रोज शाम को तुमने मुझे यहाँ पर गोश्त डालना है। मैं उस टाइम काफी डर गया था, तो मैंने इसे हाँ में जवाब दिया और फिर वो एक धुएं की तरह मेरे सामने से गायब हो गया। इसके बाद 3 दिन मैं बुखार में पड़ा रहा और 3 दिन मैंने उस बिल्ली को गोश्त डाला फ्रीजर के ऊपर, खुद के पैसों से लाकर। एक दिन मैं बाहर ही बैठा था, 12 बज रहे थे, मैं दोस्तों को कॉल वगैरह कर रहा था, तो एकदम से मेरे पास आ गया। मैं घबरा गया, लेकिन मैं इससे खौफजदा नहीं था क्योंकि इसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया था। तो मैंने इससे कहा कि आज तो मैंने आपको गोश्त डाला है। इसने कहा कि हाँ, गोश्त तो तुमने डाला है, लेकिन तुमने कभी कुछ पूछा नहीं और ना ही कभी कुछ मांगा है। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं डरा हुआ था। उस टाइम मुझे इन बातों पर कुछ भी पता नहीं था। इसने कहा कि नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मुझे गोश्त खिलाया है, तुम मुझसे कुछ मांगो। तो मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक बात कहना चाहता हूँ कि आप कभी मेरा कोई नुकसान नहीं करना, और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं इनमें से भी किसी का कोई नुकसान नहीं करना। तो इसने कहा कि ठीक है, और इसके बाद वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया। फिर इसने 2 निशानियां लाकर मुझे, एक पत्थर था जो बहुत ज्यादा सफेद था, बिल्कुल दूध की तरह, वो एक तस्बीह के दाने की जितना था, और दूसरा उसने मुझे एक सीप दिया जो समुंदर वगैरह से निकलते हैं। इसका कलर गोल्डन और ब्लू था। इसने बोला कि ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा है। मैंने इसको गोश्त खिलाना जारी रखा और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे छुट्टियां मिल गई और मैं पाकिस्तान जा रहा था। रात 8 बजे मेरी फ्लाइट थी। उस टाइम मुझे बिल्कुल भी बिल्ली के बारे में याद नहीं था। जब 6 बजे मैं घर से निकलने लगा तो मुझे याद आया कि वो बिल्ली तो भूखी रह जाएगी। जो सीप और पत्थर इसने मुझे दिया था, पत्थर के बारे में इसने कहा था कि इसे अपने पास रख लो, तुम्हारे पास कभी पैसे खत्म नहीं होंगे। ये लकी पत्थर है, और जो इसने सीप दिया था वो मुझे इसने खुद को बुलाने का तरीका बताया कि तुम इसको इस तरह से करना तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, ख्वाह किसी इंसान की शक्ल में या फिर अपनी रियल शक्ल में या फिर किसी जानवर की शक्ल में। तो मैंने इसे जैसे ही सीप इसके बताए हुए तरीके के मुताबिक यूज किया तो वो मेरे सामने आ गया, मेरे एक दोस्त की शक्ल में, ताकि किसी को शक ना हो। इसने मुझसे पूछा कि किधर जा रहे हो। मैंने इसको कहा कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूं। तो मैंने इससे कहा कि अगर आपने भी मेरे साथ जाना है तो चलो पाकिस्तान, उधर घूमे फिरेंगे। इसने बोला ठीक है, चलते हैं। तो अल्लाह के करम से हम पाकिस्तान पहुंच गए। मुझे कबूतर पालने का बहुत ज्यादा शौक था, तो मेरा एक दोस्त था जिसका नाम सफदर था। मैं इसे प्यार से मलिक बोलता था। मैं इसकी छत पर बैठा हुआ था। हमने कबूतर उड़ाए हुए थे। 2 घर छोड़कर तीसरा घर था जिसमें एक लड़की रहती थी। तो अचानक से इस घर में शोर होने लगा। मोहल्ले के बहुत सारे लोग जमा हो गए, तो हम भी देखने के लिए चले गए कि क्या हुआ है। मामला यह था कि इस लड़की के कपड़ों को खुद ब खुद आग लग जाती थी। वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। उस दिन भी इसके कपड़ों को आग लग गई थी, जिसे बजाते बजाते इसने शोर डाल दिया था। तो उस वक्त मेरा वो जिन दोस्त एक लड़के की शक्ल में मेरे पास आया और इसने मुझे बोला कि इस लड़की के पास सिर्फ कल तक का टाइम है। मैंने पूछा क्या हुआ, तो इसने बताया कि कल ये लड़की मर जाने वाली है। मैंने इससे पूछा तो इसका कोई हल। तो इसने कहा इसका हल था, अगर ये 3 दिन और जिंदा रह जाती तो अभी इसके पास सिर्फ कल तक का टाइम है और ये कल मर जाएगी। मैंने इससे पूछा कि ये कैसे मर जाएगी। तो इसने कहा इस पूरी लड़की को आग लग जाएगी। मैंने इससे बोला कि ये इतनी खूबसूरत लड़की है, जवान है, अभी कंवारी है, ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तो इसने बताया इस पर किसी ने काला जादू करवाया। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने वैसे कहा कि इसका कोई हल निकाल दो। इसने कहा कि अब इसका कोई हल नहीं है, कुछ भी कर लो,
हाँ, सिर्फ अल्लाह बचा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। मेरे उस जिन दोस्त का नाम था बिस्मिल्लाह। ये थोड़ा मुश्किल नाम था, तो मैंने इसका नाम अब्दुल्ला रखा था। उसको ये नाम बहुत पसंद था। वो एक मुसलमान जिन था, नमाजी था, और मुझे भी नमाज पढ़ने के लिए बोलता था। जब उसने ये बात बोली तो मैंने कहा कि शायद ये ऐसे ही बोल रहा है। तो मैंने अपने दोस्त मलिक से ऐसे ही बातों बातों में बोला कि इस लड़की के पास सिर्फ कल तक का टाइम है, कल ये जलकर मर जाएगी। तो बोलता है तुम्हें कैसे पता? मैंने इसे कहा नहीं, बस वैसे ही मुझे ये फील हो रहा। तो इसने कहा अच्छा ठीक, कल भी आ जाएगी, देख लेंगे। और फिर जब अगले दिन वही टाइम आया तो वैसा ही हुआ जैसा मेरे जिन दोस्त ने बोला था। दोपहर 12 बजे का टाइम था, उस लड़की को आग लग गई और वो जलकर मर गई। उसके बाद मैं सऊदी अरब वापस आ गया, यहाँ पर अपना काम करने लगा। अल्लाह ने बहुत करम नवाजी की। मेरा वो जिन दोस्त अभी भी मेरे साथ रहता है। आखिर में यही बात कहना चाहूंगा, जो खाना हम खाते हैं अक्सर खाना बच जाता है तो इसे डस्टबिन में ना फेंका करें, बल्कि इस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंक मार कर किसी जगह रख दिया करें या जानवरों को डाल दिया करें। तो जब हम बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई चीज रखते हैं तो बुरी मखलूक इसे खा नहीं सकती और मुसलमान जिनकी ग़िज़ा बन जाती। तो अदनान भाई, ये थी मेरी स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और आपकी यूट्यूब फैमिली भी खैरियत से होगी। मैं भी आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ और काफ़ी वक्त से आपका सब्सक्राइबर हूँ। मेरा नाम शहरियार है और मैं कराची नाज़माबाद से। मेरी कहानी कुछ तवील है लेकिन ये बिल्कुल सच्ची है। बात यहाँ से शुरू हुई है कि आज से 4 साल पहले मैं फोटोग्राफी करता था। मुझे घर आते आते रोजाना 3 से 4 बजे तक हो जाते थे। मेरे पास उस वक्त 70cc बाइक थी। फिर लंबे रास्ते की वजह से मैंने 125 निकलवा ली, जो मैंने सिर्फ शौक के लिए रखी थी। जो लोग आपकी फैमिली में 125 ऑल्टर के बारे में जानते हैं वो समझ जाएंगे कि वो रेस और शौक के काम आती है। वाकया कुछ यूं हुआ कि इस दिन मैं लेट नाइट आ रहा था 125 पर। घर आते आते मुझे अंडरपास से गुजरना था तो मैंने वहां एक शख्स को देखा। 3 या 3:30 बजे के वक्त अकेला घूम रहा था। मैंने उसको नजरअंदाज किया और बाइक को तेज कर दिया। मेरी बाइक की रफ्तार यकीन मानिए ऐसी थी जैसे गन की गोली। लेकिन वो छोटा सा अंडरपास खत्म ही नहीं हो रहा था। बाइक बस शोर कर रही थी और रफ्तार जैसे बस 10 या 20 मैं तेज भगा रहा था, लेकिन बाइक भाग ही नहीं रही थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे कोई है, और ये अंडरपास से निकलने के बाद हुआ। फिर मैंने पीछे नहीं देखा, लेकिन किसी की सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस हो रही थी और दिसंबर की सर्दी के बावजूद मुझे तेज पसीना आ रहा था। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मैं क्या पढ़ूं और कैसे पढ़ूं, लेकिन बस मैं चाहता था कि किसी तरह घर पहुंच जाऊं। फिर मुझे एक हाथ महसूस हुआ, बिल्कुल असली इंसानी, जो मेरे कांधे पर था। बस ये हाथ थी। फिर मैंने अल्लाह पाक को याद करना शुरू कर दिया और जैसे तैसे करके घर पहुंचा और मुझे बुखार हो गया। खैर, मैं जितना भी बीमार हूं, मुझे शूटिंग पर जाना होता था क्योंकि मेरे बैकअप पर कोई लड़का नहीं था। जो थे वो सब मुझसे ज्यादा मसरूफ होते थे। रात वाले वाक्यों को मैं सुबह तक भूल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर इसके बाद मेरे साथ असल वाकया शुरू हुए। मैं ऊपर वाले कमरे में अकेला होता था ज्यादातर। मुझे ज्यादा फील होने लगा कि कोई मेरे साथ है, लेकिन मैं बस नजरअंदाज करता रहा। फिर एक दिन मैं बहुत तंग आ गया। जब ये बहुत ज्यादा हो गया तो मैंने ऊपर वाले कमरे में जाकर कह दिया कि आप जो कोई भी हैं मेरे सामने आए और मुझसे बात करें। जबकि मैं बहुत डरपोक इंसान हूं, लेकिन उस वक्त हिम्मत करके कह दिया, पर कुछ नहीं हुआ। सब कुछ नॉर्मल रहा। इसके बाद से ये शुरू हुआ कि हमारी अलमारी बजना शुरू हो गई। अंदर से कमरे में ऊपर जाती ही शोर शुरू होने लगता। हम 3 भाई थे और फिर
जब पानी सर से ऊपर हो गया तो पापा ने कमरे बंद करके वहां जो भी चीज थी उससे कुछ बात की और कहा कि अब कुछ नहीं होगा और हम भी कुछ ना कहें उनको, जबकि हम नहीं जानते थे कि पापा ने क्या कहा और क्या नहीं। पर सब नॉर्मल हो गया। फिर कुछ हफ्ते गुजरे तो मेरी अम्मी ने अपने तस्बीह उस अलमारी पर लटकाई तो एकदम से दरवाजा ऐसे बजना शुरू हो गया जैसे हमने किसी को कैद कर दिया उसके अंदर। फिर तस्बीह हटाई तो सब खत्म हो गया, लेकिन ये इस तरह चलता रहा। यकीन जानिए अदनान भाई, वो दरवाजा जैसे हिलता था वो मैं यहाँ पे आपको बयान भी नहीं कर सकता। इतना खौफनाक मंजर होता था। मैं आपको अलमारी की तस्वीर भेजता, लेकिन वो हमने दे दी। उसका दरवाजा ऐसा हो गया था जैसे अंदर से किसी ने जोर जोर से मार के दरवाजा टेढ़ा कर दिया, ऊपर से बाहर और नीचे से अंदर। फिर खुद ही घर में सब नॉर्मल हो गया। फिर अचानक ही हुआ, मैं ऊपर वाले कमरे में सोफे पर लेटा हुआ था तो किसी ने मेरे पांव पर हाथ लगाया। इंसान का हाथ था। वो मैं समझा मेरा छोटा भाई है और मजाक कर रहा। वो इस तरह के मजाक करता है अभी भी, तो मैंने नजरअंदाज किया। फिर दोबारा हुआ, फिर दोबारा हुआ। मैंने कहा मत करो दानियाल। फिर 5 मिनट कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मेरी गर्दन पर हाथ आया, पहले उंगली आई फिर हाथ आया। मैंने सोचा अब ये करेगा तो मैं इसको बताऊंगा। मैं मोबाइल में मसरूफ था, कुछ एडिटिंग में। फिर दोबारा हाथ आया मेरी गर्दन। मैंने जैसे ही हाथ पकड़ने की कोशिश की वो गायब हो गया। मैंने पीछे देखा, नीचे देखा, साइड में पूरा कमरा देख लिया, लेकिन कोई नहीं था वहां। फिर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं वहां से उल्टे पांव भागा और मोबाइल, चप्पल सब वहीं छोड़ दी। फिर मैंने इसके बाद अकेले बैठना छोड़ दी, बिल्कुल अब ऊपर। तो कुछ नहीं हो रहा था। फिर कुछ हफ्ते बाद हम दोस्त के घर पर थे, उसके फ्लैट पर। रात में पार्टी करने के बाद सब चले गए। मैं और मेरा एक दोस्त, हम दोनों निकल रहे थे। वक्त कुछ 4 या 5 का था। उस वक्त नीचे हम आए और बाइक स्टार्ट कर रहे थे तो बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और नीचे सिर्फ हम 2 थे, बाकी सब पहले जा चुके थे। मैंने सामने देखा एक आदमी जो बहुत अजीब था और हमें देख रहा था और अजीब सी मुस्कुराहट दे रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि हमारी बेबसी को देखकर हंस रहा है। मेरा दोस्त मुझे कहने लगा छोड़ दो नजरअंदाज को। अच्छा दान भाई, वो खड़ा उस तरह से था, उसके हाथ में कुछ था सुर्ख सा, और वो एक गली के साथ खड़ा था। वो एक बज़ाहिर गली नजर आ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने हाथ में पत्थर उठाया और दोस्त को कहा चलते हुए इसको मारूं। हमारी बाइक 20 मिनट बाद स्टार्ट हुई। मैं बाइक पर बैठा, हाथ में पत्थर लिए हुए। दोस्त ने कहा छोड़ दो, कोई हरकत ना करना। मैंने उसको कहा हाँ देखते। फिर वो आदमी उस गली की तरफ जाने लगा। हम उसके पास पहुंचे तो वहां गली ही नहीं थी, बस कार पार्किंग थी, कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन अब वहां कोई नहीं था। मैंने भी देखा, दोस्त ने भी देखा। मेरे दोस्त ने कहा जो कुछ भी आता है सब पढ़ लो और पकड़ के बैठना। हम जैसे तैसे डरते डरते उसके घर पहुंचे। उसको छोड़कर मुझे अकेले ही घर जाना था। उसने कहा देख के जाना। मैं निकल गया और मैंने देखा उसको छोड़ने के बाद एक स्कूल है हमारी तरफ, गवर्नमेंट का, नाम नहीं बता सकता, वो भी आसेब ज़दा। उस स्कूल की दीवार के साथ ही वही इंसान मुझे देख रहा था। मैं घबरा गया, ये इतनी जल्दी यहाँ कैसे, और कौन है ये? अच्छा, देखने में वो बिल्कुल इंसान ही था। फिर मैं जैसे आगे बढ़ रहा था वो मेरे साथ ही आगे चल रहा था। अब मैं डर गया बुरी तरह, क्योंकि मेरी बाइक की रफ्तार 60 और वो एक नॉर्मल इंसान बाइक की रफ्तार के साथ कैसे चल सकता। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। अब वो मुझे गुस्से से देखने लगा। आसपास जो कुत्ते थे सब भौंकने लग गए। फिर वो अजीब मखलूक, मैं क्या बताऊं मेरी हालत क्या हो गई। मैं घर पहुंचा और घर पर सबको बताया, लेकिन सब ने वहम समझकर टाल दिया और कहा कि इतनी रात तक बाहर मत रहा करो, वरना ऐसी मखलूक से सामना होता रहेगा।
سب نے مذاق میں ٹال دیا اور پھر میں تیز بخار میں مبتلا ہو گیا جیسے پہلے ہوا تھا۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوریز پسند آئی ہوں تو کیسے بتائیں گے کہ آپ کو اچھی لگی؟ یہ لائک کا بٹن اور سبسکرائب کا بٹن یہ آپ لوگ بھول جاتے ہیں، اسے لازمی یاد رکھا کریں، یہی موٹیویشن ہوتی ہے۔ امید کرتا ہوں ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں گے جیسے آج تک کرتے آئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔